Okay, student, this is clip number 2, week 13, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने डिलेड लोड का कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शंस जो थी, जब तक हमारे पास ऑपरेशंस कंप्लीट नहीं हो जाते तो हमें डमी ऑपरेशंस डालने पड़ते हैं जस्ट टू गेट सम टाइम। और जब वो हमारे पास टाइम पूरा हो जाता है तो हम फिर क्या करते हैं, हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो ठीक आता है। अच्छा, अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है, ब्रांचिंग का प्रॉब्लम हमने देखा। ब्रांचिंग का प्रॉब्लम ये देखा कि हमें फिर यहाँ पर वेट करना पड़ता है। ठीक हो गया, ये हमने लास्ट लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हमें वेट करना पड़ता है, हमें पाइपलाइन को एम्प्टी भी करना पड़ता है। तो हमारे पास ब्रांचिंग के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। अब हम एक और ब्रांचिंग का प्रॉब्लम देखते हैं, डिलेड ब्रांच के नाम से। ये कॉन्सेप्ट है जो हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब अगेन जैसे हमने एक एग्जांपल से ये चीज़ समझी कॉन्सेप्ट को कि हमारे पास कैसी हमारे पास प्रॉब्लम आ सकते हैं, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। अब एज सच यहाँ पर इस एग्जांपल में वी आर नॉट गेटिंग और अचीविंग एनी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हम कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हमने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ स्टेप्स लिख दिए। हमने R1 में मेमोरी से कोई वैल्यू लोड की, फिर हमने R2 को इंक्रीमेंट कर दिया, फिर हमने R3 और R4 को ऐड कर दिया, फिर हमने R5 से R6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और फिर हमने जंप लगा दी, यानी ब्रांच कर दी X पे। सो ये जो आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं या सेट स्टेप्स हैं, इट डज़ नॉट गिविंग यू मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट। ये जस्ट एक स्टेप्स हैं, ठीक है। हमने सिर्फ एज अ स्टेप्स लेने, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम स्पेस टाइम डायग्राम से इसे एक्सप्लेन करते हैं। वही हमारे पास 3 सेगमेंट पाइपलाइन है रिस्क की, जिसको हम कर रहे हैं। रिस्क हमारे पास जो आर्किटेक्चर हमने चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस किया था, उसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ये पहली जो हमारे पास स्टेप है, इंस्ट्रक्शन है, ये हमारे पास क्या होगी, लोड फेच होगी। अच्छा, जब हमारे पास ये फेच होगी, जब जैसे ही एक्सपायर होगी, क्लॉक नंबर 2 पे हम जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, दूसरी इंस्ट्रक्शन जो इंक्रीमेंट वाली इंस्ट्रक्शन है वो फेच हो जाएगी और हमारे पास पहली इंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, ALU ऑपरेशन होगा। सिमिलरली क्लॉक 3 पर क्या होगा, तीसरी इंस्ट्रक्शन फेच होगी ऐड वाली, ALU ऑपरेशन दूसरी इंस्ट्रक्शन पे होगा और पहली इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट क्लॉक 4 में हमारे पास सब्ट्रैक्ट वाली इंस्ट्रक्शन फेच होगी, ऐड वाली इंस्ट्रक्शन पे ALU ऑपरेशन होगा और इंक्रीमेंट यानी इंस्ट्रक्शन नंबर 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट में हम आ गए, जो इस स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन के लास्ट इंस्ट्रक्शन है। हमारे पास क्लॉक नंबर 5 पर क्या होगी, ये वाली इंस्ट्रक्शन फेच होगी। फिर हमारे पास क्या होगा, जो इंस्ट्रक्शन नंबर 4 है वो सब्ट्रैक्ट होगी और इंस्ट्रक्शन नंबर 3 क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रहा है कि अब इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो हमारे पास इंस्ट्रक्शन नंबर 6 नहीं होगी, अगर ये मैं एक सीक्वेंशली देखूँ, ठीक है ना। क्योंकि आप तो प्रोग्राम को जब राइट करते हो तो आपके पास सीक्वेंशली होती हैं, इन लाइन होता है। तो हमारे पास इसके 1 2 3 4 5 के बाद 6 आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इस जगह क्लॉक नंबर 6 पे 6 नंबर ऑपरेशन को, ये 6 नंबर इंस्ट्रक्शन को फेच हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम 6 नंबर इंस्ट्रक्शन को फेच नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे, उसकी रीज़न आपको पता है। क्योंकि जब तक मेरे पास इंस्ट्रक्शन नंबर 5 एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, इंस्ट्रक्शन नंबर 5 एग्जीक्यूट होने का मतलब ये है कि जब तक मेरे पास मुझे ये डिटरमिन नहीं हो जाता कि मैंने कहाँ पर जंप लगानी है, तो मैं तब तक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रक्शन नंबर 5 के बाद वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है जहाँ पर मैंने जंप लगानी है। हो सकता है कि मैंने जंप लगानी हो लाइन नंबर 20 पर, तो 5 के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 20। तो हम क्या करेंगे, जब तक हमारे पास इंस्ट्रक्शन नंबर 5 फेच नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक हमें क्या डालना पड़ेगा, डमी इंस्ट्रक्शंस डालनी पड़ेगी टू गेट सम टाइम। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, हमने नो ऑपरेशन वाली एक डमी इंस्ट्रक्शन डाली, फिर हमने दूसरी डाली, क्योंकि हमारे पास स्टेप नंबर क्लॉक नंबर 7 तक भी हमें डिटरमिन नहीं हुआ था कि हमारे पास किधर जंप लगेगी। ठीक होगी, हमारे पास नहीं डिटरमिन हुआ था कि हमारे पास किधर जंप लगेगी, तो हमें 2 डमी इंस्ट्रक्शंस को इंसर्ट करना पड़ा टू गेट सम टाइम। अच्छा, और फिर जब हमें क्लॉक नंबर 7 की एक्सपायरी पर, यानी जैसे ही क्लॉक नंबर 7 कंप्लीट हुई, उस पर हमें पता चला कि हमने कहाँ पर जंप लगानी है, तो हमने क्या किया, उसके बाद क्लॉक नंबर 8 पर हमने वो इंस्ट्रक्शन फेच की। सीक्वेंस में वो 8 पर आ रही है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन नंबर 20 भी हो सकती है, वो इंस्ट्रक्शन नंबर 100 भी हो सकती है। और फिर हमें तब पता चला, हमने उसको फेच किया और फिर हमारा प्रोग्राम उसके मुताबिक करेगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास एक इशू आ रहा है, वो एक इशू ये आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास वो जो हम आइडियल पाइपलाइन के बेनिफिट्स की बात करते थे, हमें वो जो पूरी एफिशिएंसी थी यहाँ पर हमें नहीं मिल रही।
क्योंकि हमने पाइपलाइन को अभी से आज के लेक्चर से पहले जो आइडियलाइज़ किया था वो ये किया था कि वो हमें पैरेलल प्रोसेसिंग देगी और हमें काफ़ी चीज़ों में हमें बड़े ऑप्टिमम रिजल्ट्स देगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू एफिशिएंसी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एफिशिएंसी डिग्रेड हो रही है। और इमेजिन करें कि हमारे पास अगर लूप्स आ जाएँ या हमारे पास बहुत सारी फंक्शन कॉलिंग्स आ जाएँ या हमारे पास कंडीशनल जंप्स आ जाएँ या कंडीशंस आ जाएँ, तो फिर हमारे पास पाइपलाइन बुरी तरह हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देगी। ठीक है, हमारी एफिशिएंसी वैसी नहीं होगी जैसे हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे या हम डिज़ायर कर रहे थे। अच्छा, अब इसका सलूशन क्या है? अच्छा, इसका सलूशन ये है कि हम क्या कर दें, हम अपने जो प्रोग्राम का सीक्वेंस है उसको चेंज कर दें। अब ये कौन करेगा, हम थोड़ी देर बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का सीक्वेंस चेंज करने से हमें फ़ायदा क्या होगा हम ये देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने इंस्ट्रक्शन नंबर जो 5 थी ना, ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन नंबर 5 थी, इंस्टेड के इसे हम 5वें नंबर पर रखें, इसे हम इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे लिया, यानी हमने यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दिया। तो 4 हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐड 3 एंड 4, और हमारे पास 5 क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट 5 एंड 6। यानी हमने कोई स्वैप नहीं किया, हमने सिर्फ यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। तो सीक्वेंस यहाँ पर हो जाएगा 1 2 5 3 4। ठीक है, यानी इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमने किया हुआ भी है, लोड, इंक्रीमेंट, ब्रांच, ऐड, सब्ट्रैक्ट। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, हमारे पास इंस्ट्रक्शन नंबर 1 लोड होगी, क्लॉक नंबर 3 पर ये एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, सिमिलरली हमारे पास इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पैरेलली यहाँ से क्लॉक नंबर 2 से फेच होगी, यहाँ पर ALU ऑपरेशन होगा। अच्छा, क्लॉक नंबर 3 पर हमारे पास ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, फेच हो जाएगी। अच्छा, क्लॉक नंबर 4 पर हमारे पास ऐड वाली इंस्ट्रक्शन फेच हो जाएगी। और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन नंबर 3 है हमारी, अब जो पहले प्रीवियसली 5 थी, वो क्या होगी, हमारे पास ALU ऑपरेशन होगा। अच्छा, अब जब तक ये एग्जीक्यूट होगी, अगर आप देखें क्लॉक नंबर 5 में हमारे पास इंस्ट्रक्शन नंबर 3 जो है वो एग्जीक्यूट होगी, तब तक हमारे पास ऐड भी फेच होके उस पर ALU ऑपरेशन हो गया होगा और सब्ट्रैक्ट भी फेच हो गई होगी। तो अब हमारे पास ये हुआ कि क्लॉक नंबर 6 पर हमारे पास क्या हो जाएगी, हम उस इंस्ट्रक्शन पे चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था इंस्ट्रक्शन नंबर 20, तो हमें यहाँ पर क्लॉक नंबर 5 की एक्सपायर होने पर, यानी जब हमारे पास ये क्लॉक एक्सपायर हो गई होगी, कंप्लीट हो गई होगी, तब तक हमें पता चल गया होगा कि हमने जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उस पर किस इंस्ट्रक्शन पर जंप लगाना है। तो अब हम क्लॉक नंबर 6 पर हम वो इंस्ट्रक्शन को फेच कर सकते हैं जिधर हमने जंप लगाने। फॉर एग्जांपल वो इंस्ट्रक्शन नंबर क्या होगी, 20 होगी। तो हमने रीअरेंजमेंट से हमारे पास क्या हुआ कि वही काम जो हम हमारे पास क्लॉक ज़ाया करके कर रहे थे, देखें हमारे पास यहाँ पर 8 पर आ रही है वो इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो रही है, हमारे पास 6 पर आ रही है, 6 पर आ रही है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, उसे यहाँ पर हमने गेट कर लिया। ठीक हो गया, और हमने गेट कर लिया, हमारे पास 2 क्लॉक सेव हो गई। अच्छा, तो हमने रीअरेंजमेंट से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमने जो हमारे पास नो ऑपरेशंस वाली कहानी थी, जो हम एक्स्ट्रा टाइम गेट कर रहे थे, वो हमें एक्स्ट्रा टाइम गेट नहीं करना पड़ा। अब उसमें हम कोई और यूज़फुल काम कर सकते हैं, यानी प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमारे पास रीअरेंजमेंट से भी हमारे पास क्या हो जाता है, हम लोग एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रांचिंग। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, अभी मैंने आपको बताना है ये कौन करेगा। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पर कोई कंडीशंस हैं। यहाँ पर पहली कंडीशन ये है कि हम तब रीअरेंज कर सकते हैं जब तक हमारे पास कोई रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट ना हो या डेटा कॉन्फ्लिक्ट ना हो। रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट और डेटा कॉन्फ्लिक्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, और उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास ऐसी कोई चीज़ ना हो जो जिस पे डिपेंडेंसी हो। अगर हमारे पास कोई ऐसी डिपेंडेंसी होती कि हम इसको मूव ना कर सकते, और अगर हम इसको मूव कर देते तो हमारे पास क्या होता कि फिर हमारे पास रिज़ल्ट हमारे पास लॉजिकली सही नहीं आता। तो अगर वो वाली कंडीशंस नहीं है तो देन वी कैन ईज़िली मूव। अगर वो वाली कंडीशन है तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम नो ऑपरेशंस, यानी हम डिलेड ऑपरेशंस की बात करेंगे। ठीक हो गया? अब क्वेश्चन ये आता है कि ये करेगा कौन। हमारा जो कंपाइलर्स हैं, यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ लें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारे कंपाइलर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म दिस टास्क। ठीक है, जब आपको पता है कि आप जब हाई लेवल लैंग्वेज में अपना कोड लिखते हैं तो वो कंपाइल होता है, तो कंपाइलर विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास जो होगी, हमारे पास आर्किटेक्चर होगा, उसके मुताबिक इसको अरेंज करना पड़ेगा। इसमें आपके पास आप देख सकते हैं कि अगर आपने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन को स्टडी किया हुआ है तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये वाली चीज़ बड़ी आसानी से अकोमोडेट हो सकती है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास CA वीक 13 का क्लिप नंबर 2 यहाँ पर, वीडियो नंबर 2 यहाँ पर एंड होती है। हम वीडियो नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं शॉर्टली,
जिसमें हम वेक्टर प्रोसेसर को देखेंगे और फिर हम पेरिफेरल डिवाइसेस को भी उसी क्लिप में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। यहाँ पर हमारी वीडियो नंबर 2 वीक 13 की एंड होती है।